हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर गौरेश पालेकर। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बम्बई से और मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ। इन 20 सालों में लगभग 15 साल मैं खास एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई यहाँ बॉम्बे में की और कुछ समय के लिए मैं अमेरिका गया था, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर। आप ये जो आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी है, बहुत रेयर बीमारी है वैसे, लेकिन अभी आजकल कोविड के वजह से ये बीमारी ज़्यादा कॉमन हो गई है। बहुत बुरी बात है, लेकिन ये बीमारी के बारे में ज़्यादा लोगों को इतनी जानकारी नहीं है और मैं ये वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करना चाहता हूँ कि ये बीमारी के बारे में मैं लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचा सकूँ। तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये हमारा फीमोरल हेड बॉल है, यानी हमारा ये खुबा है, हमारा ये हिप बोन है। ये हिप बोन का ये जो पार्ट है, ये हिप बोन के पार्ट में खून का दौरा बंद हो जाता है, या इसके अंदर का जो सेल्स है, बोन के सेल्स है या ये बोन है, ये मर जाता है इस तरह। सो ये पार्ट है और यहाँ की जो सेल्स है, ये जो डार्क एरिया है, यहाँ के सेल्स मर गए हैं। अभी क्या है कि ये बीमारी का शोध भी जो है एक इत्तेफाक था, क्योंकि 1980 में पेरिस में फिकार्ट एंड आर्लेट नाम के दो सर्जन थे और उन्होंने कुछ एक्सरेज के ऊपर देखा कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सरे पिक्चर दिख रहा था। और वो टाइम पे क्योंकि सिर्फ एक्सरे ही था, सीटी स्कैन एमआरआई अवेलेबल नहीं थे, तो वो टाइम पे डायग्नोसिस करने के लिए ये किया जाता था कि उस चीज़ का बायोप्सी करते थे। तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से ऐसे ये एक्सरे में से यहाँ से जाके हड्डी का एक पीस निकाल के उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा। जब उन्होंने ये टेस्टिंग के लिए पीस भेजा तो ये पीस का बेसिकली ऐसे आया कि यहाँ के सेल्स जो है वो मर गए हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को लेबल कर दिया एवास्कुलर नेक्रोसिस, क्योंकि उन्हें लगा कि ये खून के अभाव से ये सेल्स मरे हुए हैं। अभी क्या है कि जब उन्होंने ये प्रोसेस किया बायोप्सी लेने का, तो उनका ये भी ऑब्जर्वेशन था कि काफ़ी ये जो पेशेंट्स हैं उनको दर्द में राहत मिल गया। तो ऐसे ये इसका जो प्रोसेस है कि को डिकम्प्रेशन करके ये प्रोसेस को उन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया। डॉक्टर डेविड एस हंगरफोर्ड, जो एक अमेरिकन सर्जन थे, वो उनके पास पढ़ने गए थे पेरिस में और उनका कांटेक्ट आया। और जब वो अमेरिका वापस आए वहाँ से लगभग 1980s में, तो उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को ये डिस्क्राइब कर दिया पहली बार कि ऐसे कोई बीमारी रहती है कि जिसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस। और ये जो सर्जरी है उन्होंने उसका इंग्लिश नाम दे दिया कि उसका नाम है को डिकम्प्रेशन। को डिकम्प्रेशन में यहाँ से एक हड्डी का एक होल बनाया जाता है और यहाँ से होल बना के ऐसे सोचा जाता है कि ये होल में से खून के दौरा उनको हड्डी तक पहुँच जाएगा। लगभग एक 40-50 साल तक यही विचारधारणा चालू रह गई और लगभग 2000 साल में वैलेरी गैंजी और हॉजियर करके दो सर्जन थे, उन्होंने एक दूसरी विचारधारणा दी कि उन्होंने सोचा कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, हो सकता है कि ये कारण से नहीं हो। उनका ये कहना था कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस इसके वजह से है कि यहाँ के जो सेल्स हैं अंदर के, ये सेल्स कोई कारण की वजह से मर जाते हैं और ये मरे हुए सेल्स को वापस नए चीज़ ये करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस चालू किया कि जिससे बोन मैरो को वो लोग निकालते थे और वहाँ को डिकम्प्रेशन के बाद में इंजेक्ट करते थे। ये इंजेक्शन के जो पेशेंट थे वो नॉर्मल बोन मैरो से ज़्यादा अच्छी तरह से उनका इतना कोलैप्स नहीं हो रहा था, यानी इतना हिप जॉइंट को कोलैप्स नहीं कर रहे थे। इसी के लिए उनका ये हो गया कि बोन मैरो में कुछ टाइप के सेल्स है कि जो इंजेक्ट करने से अंदर का जो पार्ट है कि वो ज़्यादा समय तक जीवित रहता है और उनके जितने भी पेशेंट थे उनका हिप रिप्लेसमेंट जो था वो उनकी मात्रा कम हो गई या उनको डिले हो गया। अभी एवास्कुलर नेक्रोसिस में मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ का जो हमारा वेट बेरिंग जोन है इधर का, तो ये क्या है कि ये मर जाने के वजह से ये हमारा जो बॉल है इसका राउंड शेप चला जाता है और राउंड शेप चले जाने की वजह से ये फ्लैट हो जाता है। एक बार ये चीज़ फ्लैट हो गई तो इसमें आर्थराइटिस हो जाता है और ये आर्थराइटिस से दर्द होता है,
दर्द के वजह से आखिरी एक ही ट्रीटमेंट बचता है कि जिसको हम लोग हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे ये है, ये आर्टिफिशियल हिप के सहारे से ही फिर लोगों का गुजारा करना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल हिप भी एक बहुत अच्छा सर्जरी है, लेकिन क्या है कि कोड ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस की जो उम्र के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी यंग लोगों में होती है, और यंग लोगों के लिए ये इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल हिप है, ये 15 साल 20 साल कभी 25 साल के बाद में ये ख़राब हो जाएगी और फिर उसको वापस करना पड़ेगा। अगर इसे वापस करना पड़ता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, और हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन का ये विचार रहता है कि आर्टिफिशियल हिप जितने लेट उम्र में किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसे ताकि क्या है कि पेशेंट का नेचुरल हिप हम इतना प्रिजर्व कर सके, वो ज़्यादा अच्छा है। तो लगभग ये 2000 के आसपास ये विचारधारणा हो गई कि ये जो सेल्स है हमारे फीमोरल हेड के, ये सेल्स के मर जाने की वजह से ये बीमारी होती है, और इसका नाम इसीलिए एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसका मतलब है कि खून के अभाव से ये सेल्स का मर जाना, उसका नाम हो गया है कि ऑस्टियोनेक्रोसिस, जिसका मतलब है कि यहाँ के जो बोन के सेल्स है वो मर गए हैं। अभी की विचारधारणा ये है कि कुछ लोगों में ये कुछ खामी रहती है कि जिसके वजह से उनके जो ये सेल्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और वो मर जाते हैं, और उनका रिपेयरिंग का कैपेसिटी कम रहता है। इसके वजह से इन लोगों में अगर स्टीरॉयड दिया गया, अल्कोहल ये किया, तो उसमें क्या है कि ये सेल्स मर जाने की चांसेस है। दूसरी बात यह है कि अभी भी ऐसे बहुत से मेजॉरिटीली अराउंड 60% केसेस होते हैं कि जिनमें हम लोग इडियोपैथिक कहते हैं, कि अभी भी हमको उसका कोई कारण नहीं मिलता है कि ये क्यों होते हैं इन लोगों में ये बीमारी, लेकिन ये बीमारी है, और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, या जो रोज़गार पाने वाली पॉपुलेशन है हमारी अराउंड एक 25 to 45 एज ग्रुप में ये सबसे कॉमन है, और आदमियों में ज़्यादा कॉमन है। आजकल के लिए यानी ये जो नई विचारधारणा है, इसके वजह से आजकल वो आपने सुना रहेगा स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स क्या रहते हैं? स्टेम सेल्स का मतलब है कि हमारी बॉडी में ही कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं, और हम सब में है, सब जगह रहते हैं एक्चुअली। ये सेल्स हमारे मैरो में रहते हैं, हमारे फैट में रहते हैं, और हमारे हर क्या बोलते हैं अवयव में रहते हैं, हर ऑर्गन में रहते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स है, जिसे अगर कोई भी चीज़ में उसका चेंज किया जा सकता है, यानी जो स्टेम सेल्स है एक जैसे बच्चे की तरह है, आपके हाथ में है बच्चा, चाहे उसे आप डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ या आर्किटेक्ट बनाओ या जो चाहे वो आर्मी मैन बनाओ, कोई भी वो हो सकता है। तो ये जो है एकदम यंग सेल है जिसका रूपांतर कोई भी चीज़ में हो सकता है। इसे स्टेम सेल्स को जो ट्रीटमेंट है और जो इसका इंजेक्ट करना है वो इंडिया में बैंड है, वो अलाउड नहीं है इंडिया में। लेकिन क्या है, यानी ट्रीटेड स्टेम सेल्स की तरह, लेकिन क्या है कि इसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ऑस्ग्रो, ये ऑस्ग्रो में इसमें कोई स्टेम सेल्स नहीं रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका ये 2 फेज प्रोसेस है। फर्स्ट फेज में क्या है कि ये आपका बोन मैरो हार्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ से जो आपका सेल्स है, ये स्टेम सेल्स या मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स है, उसको एक लैब में उसको चेंज किया जाएगा ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स से। ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स का मतलब क्या है कि ये वो सेल्स है कि जो हड्डी बनाते हैं। एक ही टाइप की हमारे बॉडी में ये सेल है जो हड्डी बना सकती है, और उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल को ये लैब में जाके एक्सपैंड किया जाता है, यानी उनको मल्टीप्लाई किया जाता है जब तक के लिए वो 50 लाख ना हो जाए। और ये 50 लाख सेल्स को, 50 मिलियन सेल्स को, इसको वापस हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये कोई स्टेम सेल जैसे नहीं है, इसे हम बोन ग्राफ्ट की तरह हम कह सकते हैं, और ये FDA अप्रूव्ड है इंडिया में। दूसरी ट्रीटमेंट यानी हमारा हम कैसे करते हैं ये प्रोसेस को करने के लिए हमको कोड डिकम्प्रेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हर एक आदमी को ये प्रोसेस करवा लेना चाहिए, किसको ये चीज़ की ज़रूरत है? जब जिसको एवियन है, अगर वो अपना नेचुरल नॉर्मल हिप अगर वो उसको बचाना चाहता है तो उन लोगों को इसकी ज़रूरत है। हर एक एवियन केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एक जो सबसेट है इसमें कि जिसमें ये हिप को आर्थराइटिस होने में या कोलैप्स होने का चांसेस ज़्यादा है, उसे ही इसमें ज़रूरत पड़ती है। हम कैसे समझ लें कि कौन सा हिप जल्दी कोलैप्स होने वाला है? इसके ऊपर लिटरेचर में बहुत ही यानी ये प्रश्न का बहुत आसान उत्तर है कि जिन लोगों का अराउंड 30 to 40% इन्वॉल्वमेंट है ये हेड का, ये एक। दूसरा है कि जिसका यहाँ का एरिया ने जो वेट बेरिंग जोन में इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा है कि जिसका ऑलरेडी अगर फ्रैक्चर हो चुका है या फ्रैक्चर होने वाला है, तो ये लोग जो है लगभग 2 साल में ये आगे जाके कोलैप्स हो जाते हैं और उनको हिप रिप्लेसमेंट लगता है। तो इन लोगों को आई थिंक ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, खास करके वो लोगों को जिनका अभी भी हेड राउंड है, स्फेरिकल है, या उसका ज़्यादा कोलैप्स हुआ नहीं है, 2 मिलीमीटर से कम कोलैप्स है, जिसे हम लोग फिकेटा नार्ले में 2 या 2A और B बोलते हैं। तो ये लोगों के लिए सबसे आइडियल सर्जरी है, क्योंकि अभी इतने साल से मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैंने ये ग्रेड 2A में आज तक जितने भी लोगों को ट्रीटमेंट किया है, इवन जिनका हेड 70% इन्वॉल्व था, उन लोगों में भी क्या है कि ये कोलैप्स हुआ नहीं है। और हमको ये ट्रीटमेंट में मुझे बहुत खास करके बहुत भरोसा है। दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद में इसको क्या क्या ये लगता है। तो बेसिकली क्या है कि ये यहाँ जैसे आपने देखा कि यहाँ एक होल बना हुआ है, हमको यहाँ से एक होल बनाना पड़ता है। ये होल इस तरह है कि यहाँ से हमने होल बनाया और यहाँ अंदर जाके ये मरा हुआ डेड बोन को, ये जो ऐसे दिखता था, इसको हमने निकाल दिया। ये जो डेड बोन में से फिर हमने अंदर ये सेल्स को अंदर डाला ताकि ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसे नया बोन फॉर्म हो सके। नया बोन जो है वो पुराने बोन को रिप्लेस कर देगा और उसे वापस उसको स्ट्रेंथ दे देगा ताकि ये कोलैप्स नहीं हो। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस में अवेलेबल है। एक जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है कोर डिकम्प्रेशन, जिसका बहुत आपने इंटरनेट के ऊपर भी देखा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली कोर डिकम्प्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, और ये होल बनाने से हेड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली जिन लोगों को खास करके ये हेड बचाने के, यानी जो लोग एट रिस्क रहते हैं कोलैप्स के, उन लोगों में लगभग 90%, ये सब ग्रुप में 90% फेलियर के चांसेस रहते हैं कोर डिकम्प्रेशन के। तो ये कोई सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं है। लेकिन कोर डिकम्प्रेशन प्लस अगर हम कुछ और करें तो इसका सक्सेस रेट बढ़ा जा सकता है। तो ये प्लस और क्या है कि इसमें 3 जनरेशन होते हैं प्लस करने में। एक जनरेशन जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ग्रो, जिसे मैं जनरेशन 3 बोलता हूँ। उसके बाद में आता है जनरेशन 1, जिसे हॉजियर और गैंगजी ने डिस्क्राइब किया था लगभग 2000 साल में। और ये 2000 साल का ये जो है, इसमें बोन मैरो को निकाला जाता है और ये बिना प्रोसेस किए हुए बोन मैरो को अंदर डाला जाता है। ये बिना प्रोसेस किए हुए बोन मैरो को अंदर डालने से भी लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन इतना नहीं जितना ऑस्ग्रो का फ़ायदा है। थर्ड या जिसे जनरेशन 2 बोल सकते हैं कि वो है बीमैक प्रोसीजर। बीमैक भी हॉजियर ने डिस्क्राइब किया था, जिससे क्या है कि बोन मैरो को एस्पिरेशन किया जाता है। लगभग 400 ml के बोन मैरो निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब है एक मशीन में डालते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज घुमाया जाता है ताकि ये जो मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स है या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, या जिसे राउंड सेल लेयर बोलते हैं हमारे बोन मैरो का, इसके साथ में कुछ और साइटोकाइंस यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो भी इसके साथ में आ जाते हैं। और वो उसका एक एडवांटेज है ये प्रोसीजर का कि ग्रोथ हार्मोन्स भी साथ में मिलते हैं। ये सेल्स को हम यानी इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या है कि ये इसको माइल्डली प्रोसेस्ड बोलते हैं, ताकि क्या है कि ये ओटी के बाहर नहीं जाएगा आपके, और इसे ओटी के अंदर ही सेंट्रीफ्यूज करके अंदर ताबड़तोड़ डाला जाता है। उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें ये है बेसिकली कि हम क्या इंजेक्ट कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है। तो आपको ये कोई भी ऐसे माइक्रोस्कोप देख के कोई बता नहीं सकता है कि हमने भाई इतने लाख सेल्स या इतने मिलियन सेल्स हमने इंजेक्ट किए हैं आपके प्रोसेस में, जो ऑस्ग्रो में पॉसिबल है। और सेकंड, इसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब है
कि इसमें हम कैसे अंदर ये मैरो को डालेंगे या प्रोसेस बीमैक को डालेंगे। ऑस्गुरो का एक एडवांटेज है कि वो हम इंजेक्ट करते वक्त वो उसका जेली बन जाता है और बाहर आता नहीं है। बीमैक में अनफॉर्चुनेटली क्या है, क्योंकि वो सीरम और सेल्स है वो बहुत लिक्विड रहता है और वो काफ़ी सारा उसमें स्पिल ओवर होता है। तो ये दो बीमैक के डिफिशेंसीज है। मैंने सबसे मैक्सिमम केसेस जो है वो ऑस्गुरो के किए हैं और मुझे उस पर बहुत विश्वास है, क्योंकि अभी लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए कि मैंने ये प्रोसेस चालू किया था इंडिया में और बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था और आई होप कि आपने अगर आपको जानकारी चाहिए थी एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में तो मैं आपकी कुछ मदद कर सका हूँ। थैंक यू।